नमस्ते। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप निवास प्रमाण के हलफनामे को अपोस्टिल कराने का तरीका ढूंढ रहे हैं, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा एक नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज माना जाता है। इसकी कुल लागत क्या होगी और वर्तमान में प्रोसेसिंग समय क्या है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए आपको किन चरणों का पालन करना होगा? सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज जैसे निवास हलफनामा आप ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते अपोस्टिल कराने के लिए। लेकिन इसका एक अपवाद है जिसके बारे में हम 1 मिनट में बात करेंगे। आपको या तो हमें मेल करना होगा या हमारे पास मूलवेट इंक हस्ताक्षरित निवास प्रमाण हलफनामा जमा करना होगा। यह हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकता। दूसरा, सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेजों को टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा उचित रूप से वेट इंक नोटरीकृत किया जाना चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते। फिर आपको एक वकील को या टेक्सास नोटरी को दस्तावेज पर यह टेक्सास नोटरी जुरैट या पावती टेक्स्ट अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, जैसा यहाँ दिखाया गया है। तो आपके निवास प्रमाण के हलफनामे को कई अलग अलग चीजें भी कहा जा सकता है। दुनिया भर में वे इसे अलग-अलग नाम देते हैं। ये मूल रूप से सिर्फ एक हलफनामा है जो ये साबित करता है कि आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं। बस इतना ही है। बस आपका दिया एक बयान है। हलफनामा कानूनी बयान के लिए सिर्फ एक शब्द है, आप जानते हैं, कानूनी बयान देना। आप बस कह रहे हैं कि मैं XYZ जगह पर रहता हूँ, बस इतना ही है। तो ये मूल रूप से है और फिर से ये किसी भी प्रकार का हलफनामा हो सकता है। हमारे पास यहाँ एक हलफनामा पेज है, तो ये सिर्फ विशेष रूप से है। सभी हलफनामों को एक ही तरह से नोटरीकृत किया जाता है। तो प्रक्रिया वही है। तो आप बस हमारे हल्फनामा पेज पे जा सकते हैं या आप इसी पेज पर, ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ों के बारे में बताता है। तो आपको हलफनामे पर या तो ये टेक्स्ट डालना होगा जिसे टेक्सास नोटरी जुराइट कहा जाता है, और आप इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ इस पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं। और आप इसे अपने हलफनामे के साथ संलग्न कर सकते हैं या आप इस टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं सीधे अपने हलफनामा पेज पर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ या लिखा है, यानी दोनों में से कोई एक चुनें। यदि आप टेक्सास नोटरी पावती का उपयोग करना चाहें तो इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर हलफनामे पर लगाएं या डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए इस पीडीएफ पर क्लिक करें। फिर आप इसे अपने हलफनामे के साथ जोड़ सकते हैं। आप टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे रिमोट नोटरी भी कहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज नोटरीकृत करने के लिए अगर आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर हैं। इस स्थिति में आप अपने ई नोटरीकृत दस्तावेज को अपलोड करने के लिए हमारे संपर्क करें पेज का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमें कभी भी कुछ भी मेल करने या जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे संपर्क पेज पर जाने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। आप यहाँ उस पे क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके आप हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को पूरा करें, इसे प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें भेजें। इससे हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी को भी वापस भेज सकेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर 3 दस्तावेज अपलोड करेंगे। पहला दस्तावेज आपका ई नोटराइजेशन दस्तावेज है। दूसरा, पीडीएफ एक प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल होगा। और तीसरा पीडीएफ हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज होगा। तो जब आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाते हैं और इसे ऑनलाइन भरते हैं तो इसे प्रिंट करने के बजाय, और यह आपके प्रिंटर पर जाए और आप इसकी हार्ड कॉपी निकालें, इसके बजाय प्रिंटर सेटिंग्स में जाकर ड्रॉप डाउन से सेव एज पीडीएफ विकल्प चुनें, ऑर्डर फॉर्म को पीडीएफ में सेव करें और फिर उसे हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म पर अपलोड करें। तो 3 पीडीएफ, आपका नोटराइजेशन, आपका शिपिंग लेबल और हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज, बस यही 3 पीडीएफ हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं गाड़ी चलाकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने या कुछ डाक से भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। अगला है स्टेप 2, शिपिंग निर्देश। ये स्टेप 2 है। मैं बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ हम तक कैसे पहुँचाएँगे और हम दस्तावेज़ आप तक कैसे वापस पहुँचाएँगे। यानी आने-जाने की शिपिंग, और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। तो इस पर निर्भर करते हुए कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़ को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को, अगर आप उदाहरण के लिए किसी गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फिर उस देश के दूतावास से। और वह तीसरा स्टेप है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुँचाने के लिए आमतौर पर केवल 2 ही तरीके होंगे। एक, जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, आप अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर ओवरनाइट या डाक से भेज सकते हैं, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों में है।
या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो दस्तावेज हमें यहाँ छोड़ सकते हैं। फिर से इससे प्रक्रिया में तेजी नहीं आती, जैसा कि स्टेप 3 में देखेंगे। डाक से भेजने या यहाँ छोड़ने से काम जल्दी नहीं होता। ये कोई वॉक इन सर्विस नहीं है। आप हमारे ऑफिस में आकर अपोस्टिल लेकर बाहर नहीं निकल सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाशिंगटन डीसी में या उस विदेशी देश के वाणिज्य दूतावास या दूतावास में किए जाते हैं। और हम सभी वैधीकरण अपने डीसी ऑफिस में, डीसी के सभी विदेशी दूतावासों में करते हैं, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो अगर आप अपने दस्तावेज हमें डाक से भेजने वाले हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। यूएस पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल न करें। वे अक्सर दस्तावेज खो देते हैं और हर साल अरबों का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका इस्तेमाल न करें। अपने दस्तावेज हमें डाक से न भेजें और न ही हमसे वापस मंगवाएं, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल काफ़ी बड़ा है। लेकिन फिर से सबसे भरोसेमंद और जिसकी हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं और हम हज़ारों दस्तावेज भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे क्लाइंट्स हैं, अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुँचा है, वह फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज खराब ना हो या खोएँ नहीं, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं, और यदि आप दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते हैं यूएस में अब तक के। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम ऑस्टिन टेक्सास से अपने D.C कार्यालय में भेजते हैं, तो टेक्सास के बीच से पूरे देश में जितनी दूर आप संभवतः जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर तक, वाशिंगटन डीसी तक, एक दस्तावेज को 2 दिन में फेडेक्स करने में हमें $11, वास्तव में $10 और 95 सेंट लगते हैं हमारे डीसी कार्यालय तक। अगर हम UP.AS इस्तेमाल करें तो ये $40 से ऊपर है, वहीं डाकघर से ये लगभग $23 पड़ता है। ये दोगुने से अधिक है। यदि आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स U.PS और डाकघर से काफ़ी सस्ता है, खासकर रातों रात या 2 दिनों की डिलीवरी के लिए। अधिकांश लोगों को एहसास नहीं होता कि यह तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प चुनें, और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसके बारे में विस्तार से बताएगा, और मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीओएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताने वाला एक वीडियो है कि आप fedex.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं, या दुनिया में कहीं से भी UPS.com पर। आप दुनिया में कहीं भी हों, ऑनलाइन प्रीपेड शिपिंग लेबल बनाकर उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करके ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक PDF है। आप हमें वर्ड दस्तावेज या GIF या JPEG या जो कुछ भी हो उसमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। आपको U.PS और FedEx से मिलने वाली मूल P.DF चाहिए। इन लिंक्स पर क्लिक करने पर यह वीडियो और स्क्रीनशॉट से समझाएगा कि यह कैसे करें। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए आपको कस्टम्स इनवॉइस या सीमा शुल्क दस्तावेज की अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। वही रसीद जो आपको पूरी करनी होगी। इन पर क्लिक करें। यह फेडेक्स के लिए और यह U.P.S के लिए है। हमारे पास एक प्री फील्ड टेम्पलेट है जिसे बस भरकर अपना नाम, हस्ताक्षर और तारीख डालनी होगी। बस इतना ही है। देश के आधार पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए दस्तावेज भेजते समय हमारे कहने पर इसे करना हमेशा ज़रूरी होता है। यूएस से दूसरे देश में, जैसे कि मेक्सिको में, वे वास्तव में परवाह नहीं करते, लेकिन फेडेक्स के साथ भी वे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में सीमा शुल्क से गुजरने के लिए आप सुनिश्चित करेंगे कि आप उसे रखना चाहेंगे, ठीक है? और फिर इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते हैं। मैं अपनी इस बात को फिर से दोहराता हूँ। आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों, वह आपको शिपिंग है, तो हमने आपके दस्तावेज़ को एपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि ये आपको या किसी कानूनी फ़र्म या किसी अन्य देश में वापस मिले, या किसी मित्र या परिवार या सहकर्मी या कंपनी या सरकारी संस्था को, जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप आयातक हैं और आप ही शिप करने वाले भी हैं, इसलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से गुजरा तो बिल हमें भरना पड़ेगा, और हमें इसके लिए सैकड़ों डॉलर का बिल आता भी है। ये हमारा नहीं है। तो अगर आप हमारा नाम डालेंगे तो हम आपके दस्तावेज वापस शिप नहीं करेंगे, ठीक है? इसे एक लिफाफे की तरह समझें जिसे आप अमेरिका में किसी को भेज रहे हैं, जिसके ऊपर बाईं ओर के कोने में आप वापस भेजने वाले का पता लिखते हैं। यानी अगर आपका भेजा हुआ पता गलत है या पोस्ट ऑफिस उसे डिलीवर नहीं कर पाता, तो वे डाक आपको वापस कर देंगे। हम बस यही कह रहे हैं। आप वहाँ हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, कोई भी चलेगा। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या किसी बिज़नेस का पता डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बस वहाँ हमारी जानकारी नहीं डाल सकते।
आप अपना पता डाल सकते हैं। लोग अक्सर दोनों जगह अपना ही पता डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप इसे शिप कर रहे हों, अगर इसे वापस यूरोप भेजना हो और अमेरिका में आपका कोई दोस्त या परिवार है, तो बस उनका पता इस्तेमाल करें। ये सिर्फ तभी के लिए है जब आपका दस्तावेज आपको वापस कर दिया जाता है। उन्हें वापसी के लिए आपका पता चाहिए, या कस्टम्स के दौरान ड्यूटी न चुकाने पर उन्हें बिल भेजने हेतु पते की जरूरत होगी। फिर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। और फिर से इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा कि इसे कैसे करना है। जब आप ऑनलाइन फेडेक्स या यूपीएस पर जाएंगे, तो वे आपसे पूछेंगे कि इसे कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। लोग इसे रोज़ करते हैं। लोग कहते हैं ये नहीं होगा, पर आप कर सकते हैं। बस तरीका बदलें, हमारे निर्देश पालें, इसे ऑनलाइन करें। इसे करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएँ, क्योंकि अक्सर उन लोगों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे दुनिया के हर देश से हर दिन करवाते हैं। आप हमारा पता इस्तेमाल किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं। वैसे भी आप इसे ऑनलाइन बनाकर खुद ही भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं। हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में फिर हम आयातक बन जाते हैं। हम ही शिप करने वाले हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है, और हमारी कानूनी नीति हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते? इसीलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क करेंगे और कहेंगे कि आपको हमें नया शिपिंग लेबल भेजना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए उस पर हमारा पता, फ़ोन नंबर और नाम है, तो वह नहीं चलेगा। खासकर अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, तो हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समय कम है और आपको ये दस्तावेज़ वापस चाहिए, तो इससे देरी होगी। नया लेबल मिलने और हमारे आपसे संपर्क करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें दें। फिर से, अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज खुद भी दे सकते हैं। प्रीपेड लेबल दें और हम उन्हें वापस भेज देंगे, तो आप उन्हें छोड़ देते हैं। आप इन्हें डाक से नहीं भेजते, बल्कि खुद देते हैं, पर आप चाहते हैं कि ये डाक से वापस मिलें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ, शिपिंग लेबल बनाएँ, और जब आप हमारे ऑस्टिन केंद्रों पर आएँ, तो अपने दस्तावेज़ वहाँ दे दें। और फिर अगले 1-2 दिनों में, जैसा कि तीसरे चरण में देखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, फिर हम इसे वापस आपको भेज देंगे। तो बस इतना ही है। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं हमारी वर्तमान कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यदि आप हमें सभी ज़रूरी दस्तावेज़ सौंपने वाले हैं, तो ध्यान दें कि हमारे काम को पूरा करने की जो समय सीमा है, वह आज 30 नवंबर 2025 तक ही है। तो कैसे? यदि आप हमें दस्तावेज़ सौंपने वाले हैं, आपको जो करना होगा वह यह है कि आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट लेना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसके लिए आप यहाँ नीचे, ठीक यहाँ क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे। और यही वे चीज़ है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसका प्रिंट लेंगे, और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, और वह सब कुछ। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट लें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें। जैसा कि हम दूसरे चरण में बताते हैं, आप इसे हमें भेजें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने दस्तावेज़ हमें देने आ रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है, और मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में देने जा रहे हैं, जो कि एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन कार्यालय, तो आप वहाँ अपने दस्तावेज़ दे सकते हैं। तो यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट लेना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और फिर मैं अभी हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब ये है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज़ों को टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा करेंगे। यदि हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार, प्रमुख संघीय या राज्य की छुट्टियों को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खुला हो, वे वास्तव में संघीय और राज्य की छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी छुट्टी रखी गई थी। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था, और वे इस सप्ताह थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को बंद थे, और वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। या फिर इसके अलावा ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। वह संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन फिर भी वे बंद रहते हैं। तो वे इस सप्ताह 3 दिनों के लिए बंद हैं, और वे क्रिसमस के लिए 3 दिनों तक बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले की घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है, इसलिए उनके बंद होने पर हम दस्तावेज जमा नहीं कर पाएंगे। कृपया इसका ध्यान रखें। समय सीमा जानने के लिए ध्यान दें कि कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तभी जमा कर सकती है जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला हो।
अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के पास जमा कर देंगे। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी या व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं करता कि वे कितनी जल्दी काम पूरा करेंगे। अभी के अनुसार और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे अभी कुछ ही घंटों में यह बदलकर दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, तो इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान टर्न अराउंड समय होने वाला है, और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां देखते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात मेल या ड्रॉप ऑफ के जरिए सेंट्रल टाइम दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर ये संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर 12 बजे तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको उसी दिन वापस मेल कर देंगे। ये 0 दिन है। या हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाता हूँ। तो पहली स्थिति, हमें सोमवार को दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की समय सीमा से पहले या तब तक आपके दस्तावेज मिलते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे, जो कि 0 दिन है। वे अगले कार्य दिवस में ऐसा कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और वापस मेल किया जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज सेंट्रल टाइम दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है, तो अगर आप इसे हमें मेल करते हैं और हमें ये दोपहर 2-3 बजे यूपीएस या फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में छोड़ते हैं 2, 3, 4 बजकर 55 मिनट पर, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उसी सोमवार को ठीक 5 बजे से पहले इसे छोड़ देते हैं। हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं। वह 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे ले सकते हैं और उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या दोपहर के बाद, तो ये बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ॉम्बी सर्वनाश या ऑर्क विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो जाए, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये आपको गुरुवार को वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति, ये आपको सोमवार को वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझाने के लिए, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता, अगर आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो दस्तावेज यहाँ छोड़ना प्रोसेस तेज नहीं करता। चाहे हमें वे ड्रॉप ऑफ से मिलें या मेल से, टर्न अराउंड समय वही ही रहेगा। अक्सर लोग बिना वेबसाइट पे या संपर्क किए यह सोचकर आ जाते हैं कि काम ही उसी दिन हो जाएगा, पर यह संभव नहीं, क्योंकि सब कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है। ये पूरी तरह उन पर है। वे तय करेंगे कि इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो जब तक आप ऑस्टिन में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होगी। बस अपने दस्तावेज हमें रातों रात भेज दें, जैसा कि हमने दूसरे चरण में बताया है कि इसे कैसे करना है। ठीक है, ये कीमतें आज के हिसाब से हैं। ये अगले साल 2026, 27 या 28 में बदल सकती हैं, जब भी आप इसे देख रहे हों। इसलिए इस जानकारी को अंतिम न मानें। यहाँ जो लिखा है उसे देखें। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ अभी इस समय यहाँ जो भी लिखा है वही इसकी असली वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज अपोस्टिल कराना है, तो यह $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर, कैशियर चेक न दें। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे न भेजें, और आपको कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें राज्य का फॉर्म न भेजें। हमारे पास फॉर्म है और हम फाइलिंग शुल्क भरते हैं, तो सिर्फ $95 लगेंगे, बस। कोई टैक्स नहीं। ये सिर्फ $95 फ्लैट है। आपकी लागत बस इतनी ही है। और फिर यदि यह 1 से अधिक है, तो इसमें छूट दी गई है, और ये आपके लिए बस एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के लिए 95 लगेंगे। अगर 2 दस्तावेज साथ में अपोस्टिल कराने हों, तो ये 170, 3 के लिए 245, और इसी तरह आगे भी। ये हमारा वर्तमान मूल्य निर्धारण है। अतिरिक्त दस्तावेज के लिए $75 और लगेंगे। और जब आप ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो इस बटन पर क्लिक करें। ये आपको टेक्सास अपोस्टिल के ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। ये केवल टेक्सास के लिए है। नहीं,
ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण, कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल कराने के लिए टेक्सास कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है, यानी वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा प्रमाणित हैं या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था द्वारा जारी किए गए थे, जैसे कि शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार। जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, आप जानते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसी ही चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।